शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। बच्चों, आप जानते हो इस पाठ को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम पाठ के भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसके भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसे पढ़कर आप 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो प्रशासनिक सुधार की दिशा में कार्य किए गए थे उनके बारे में बता सकोगे। बच्चों, आप जानते हो कि 16वीं शताब्दी से ही भारत में यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार करने के लिए आना शुरू कर दिया था। इनमें प्रमुख देश थे, प्रमुख जो यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो बच्चों, ये जो ब्रिटिश थे यानी ये जो अंग्रेज थे, ये भी दूसरी कंपनियों की तरह आए तो भारत में व्यापार करने ही थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उस समय जो भारत में राजा और नवाब शासन कर रहे थे, वे आपसी झगड़ों में फंसे रहते थे, आपसी संघर्ष में लगे रहते थे और जो अंग्रेज थे वहां उस समय भारत में, वो उनमें से किसी एक पक्ष की मदद करते थे और जिसकी मदद करते थे उससे सहायता के बदले में उनके राज्य का कुछ हिस्सा या कुछ रियासतें ले लेते थे। इस तरह भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी जो हैं वो शक्तिशाली होते चले गए। अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई, जैसे डलहौजी की विलय नीति, वेलेजली की सहायक संधि वाली नीति, जिनके द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़प लिया। बच्चों, भारत में जो ये विदेशी शासन था, ये फूट डालो और राज करो की नीति पर तो आधारित था ही, साथ ही ये छल बल और दमनकारी नीतियों पर टिका हुआ था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 1857 ईस्वी में भारत के क्रांतिकारियों ने एक विद्रोह कर दिया, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति असफल रही, अंग्रेजों ने इस क्रांति को भी दबा दिया, लेकिन इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो भारत का शासन था वो अंग्रेजी कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया। इसके बाद हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो प्रशासनिक पुनर्गठन किए थे उन्हें पढ़ा था कि ब्रिटेन में भारत के शासन की देखरेख करने के लिए एक अलग मंत्री नियुक्त किया, जिसे भारत मंत्री कहा जाता था, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। फिर हमने इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी के बारे में भी पढ़ा था। इसके द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। बच्चों, स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1883 से लेकर 1885 के बीच में पास किया गया था और इसमें ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई थी, नगरों में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। फिर सिविल सर्विसेज के बारे में हमने जाना था कि 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन पर आईसीएस की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी। आईसीएस की जो ये परीक्षा थी ये अंग्रेजी माध्यम में होती थी और इसका आयोजन लंदन में किया जाता था। पहले इस परीक्षा में बैठने वालों की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, बाद में जिसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। बच्चों, हमने ये भी जाना था कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। फिर हमने सेना और पुलिस के पुनर्गठन के बारे में भी जाना था कि 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी थे, इन्होंने सेना और पुलिस का भी पुनर्गठन किया। सेना में सूबेदार तक के पद भारतीयों के लिए थे, उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी होते थे। पुलिस में भी सिर्फ दरोगा के पद तक भारतीय होते थे और पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों या अंग्रेजों के लिए होता था। न्यायिक संगठन के क्षेत्र में भारत में जो
न्याय की प्रणाली थी वो परंपरागत और प्रचलित कानूनों पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने नए कानून विकसित किए और कानूनों को संहिताबद्ध किया। साथ ही वित्तीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था कि 1860 ईस्वी में बजट जो है वो बजट बनाया गया और केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में आय के साधनों के वितरण के बारे में योजना बनाई गई। अब बच्चों, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की भारत में जो नीति बनाई थी उसके बारे में जानेंगे। फिर भारत में इस पाश्चात्य शिक्षा का कब प्रारंभ हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसे भी जानेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। अंग्रेजों द्वारा जन सुविधाओं में जो वृद्धि की गई थी उसके बारे में जानेंगे। अंग्रेजों की भारत में आधुनिकीकरण की जो संतुलित नीति थी उसे जानेंगे तथा साथ ही यूरोप में उस समय जो नए चिंतन का उदय हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, उसके बारे में जानते हुए हम भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा तथा भारतीय लोगों के सहयोग से जिनको दूर करने का प्रयास किया गया था उसके विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले है बच्चों अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की नीति। अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरू कर दिया था। इस अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी भाषा प्राप्त जो भारतीय होंगे वो अंग्रेजों के समर्थक होंगे। तो अंग्रेजी भाषा के प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को अपना समर्थक बनाना था। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा संपर्क की भाषा बनी, यानी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये एक संपर्क की भाषा बन गई। और भारतीय लोग थे वो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने लगे। यानी अभी तक तो भारतीय केवल भारत का साहित्य ही पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हुआ तो वे अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ने लगे। बच्चों, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी माध्यम तथा अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देने की नीति बनाई थी। यानी ये भारत में जो अंग्रेजी की शिक्षा देने की नीति थी ये लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि शिक्षा द्वारा यानी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो वैसे तो भारतीय हों लेकिन आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी हों, यानी वो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजों के समर्थक हों। और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मैकाले अपने इस उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुआ। बच्चों, ये हमने जाना कि किस तरह अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा देने की नीति बनाई। अब हम देखते हैं कि उस समय भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी। तो बच्चों, देश में शिक्षा के लिए पाठशाला, मकतब और मदरसे थे। उच्च शिक्षा जो थी वो केवल अभिजात वर्ग के लोगों तक सीमित थी। यानी जो समाज का उच्च वर्ग था, जो समाज में अमीर वर्ग था, वही लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। उच्च शिक्षा संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण तथा चिकित्सा विज्ञान की दी जाती थी। यानी उच्च शिक्षा में इन विषयों का अध्ययन किया जाता था। और देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति थी, यानी जो पहले से शिक्षा पद्धति चली आ रही थी वही शिक्षा पद्धति उस वक्त भारत में थी। अब अंग्रेजों ने जब नई अंग्रेजी शिक्षा नीति बनाई तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह भारत में इस पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत हुई। हम सभी जानते हैं बच्चों, पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा की। पाश्चात्य जगत के नवीन विचार और आधुनिक विज्ञान का भारत में आगमन हुआ। यानी जो ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की नीति थी, इससे भारत में जो लोग थे वो पश्चिमी विचारों से भी अवगत हुए कि पश्चिम में क्या हो रहा है, और दूसरी बात कि भारत में आधुनिक विज्ञान का आगमन हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में सरकार के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी केवल अंग्रेजी सरकार जो थी वही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, आधुनिक शिक्षा का प्रसार नहीं कर रही थी, बल्कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने भी भारत में
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूलों के उन्होंने स्थापना की, जहां पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब देखते हैं बच्चों कि जब ये अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा की भारत में शुरुआत हुई तो इस शिक्षा का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। बच्चों, भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, यानी इस अंग्रेजी भाषा से शिक्षा देने वाली अंग्रेजी भाषा माध्यम वाली शिक्षा की शुरुआत हुई थी। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति की शुरुआत हुई, यानी ये जो अंग्रेजी शिक्षा नीति थी ये उदारवादी शिक्षा नीति थी। भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इस आधुनिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर यह पड़ा कि भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्योंकि पश्चिमी देशों में उस समय विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हो रही थी, उन्नति हो रही थी, जबकि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति उस समय तक नहीं हुई थी। लेकिन जब भारत में आधुनिक शिक्षा ये आई तो इससे भारत में भी तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हो गया और भारत का वैज्ञानिक युग में प्रवेश हुआ। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभाग की स्थापना की गई, यानी विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अलग से विभाग बनाए गए। भारतीयों द्वारा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इस विषय का चुनाव किया जाने लगा और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो जब बच्चों विश्वविद्यालय स्थापित हुए, विश्वविद्यालयों में विज्ञान विभाग बने, तो जो भारतीय थे उन्होंने भी विज्ञान विषय को पढ़ने में बहुत रुचि ली और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीयों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा था। बच्चों, महेंद्रलाल सरकार जी जो थे, इनके द्वारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उनके द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना भी की गई। जो ये साइंस कांग्रेस थी, इसके अधिवेशन में देश के वैज्ञानिक जो है वो भाग लेते थे और जब देश के कई वैज्ञानिक इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते थे तो उससे उनके विचारों का आदान प्रदान होता था और साथ ही साथ वो क्या कार्य कर रहे हैं इस बारे में भी उन्हें एक दूसरे के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती थी और विचारों का आदान प्रदान होता था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि उस समय भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान की शिक्षा ली और इसके क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए, वो कौन कौन थे। तो बच्चों, ये हैं प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ये हैं जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अगले वैज्ञानिक हैं मेघनाथ साहा जी, इन्होंने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की थी। बच्चों, ये हैं बीरबल साहनी जी और आगे हैं सीवी रमन जी, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। ये श्री निवास रामानुजन हैं, जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया। ये विश्वेश्वरैया जी हैं, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान वैज्ञानिक हुए हैं। तो बच्चों, ये जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनके अभी हमने चित्र देखे, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की, यानी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए। सर सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। बच्चों, ये आपको सामने नोबेल पुरस्कार का मेडल दिखाई दे रहा है, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। बच्चों, ये जो नोबेल पुरस्कार होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कि विज्ञान,
साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो बच्चों, ये जो सर सीवी रमन थे, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे। विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान कार्य किए। इस तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विकास द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए कार्यों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यानी जब भारत में विज्ञान पढ़ा जाने लगा और भारत के लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान और योगदान देने लगे, तो इससे देश को एक नई गति तो प्राप्त हुई ही हुई, साथ ही देश की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। भारत में आधुनिक सोच विकसित करने का प्रयास। बच्चों, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति बनाई थी। यानी 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों की ये नीति थी कि वे भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने लगे। मतलब 18वीं तक तो उन्होंने सोचा कि उनके जो व्यक्तिगत जीवन है, राजनीति के अलावा जो भारतीयों का अपना सामाजिक जीवन है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी में उन्होंने इसमें मतलब उनके सामाजिक और संस्कृति में और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करना शुरू किया। ब्रिटिश प्रशासन ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करने का प्रयास किया। तो बच्चों, ये विशेष बात थी कि उन्होंने, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश प्रशासन था, उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करने का प्रयास किया। यानी वो भारतीयों को केवल उतना ही आधुनिक और उतना ही शिक्षित करना चाहते थे जहां तक कि अंग्रेजों के अपने हित पूरे हो सके। भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में जो आधुनिकीकरण कर रहे थे, वो उसकी संतुलित नीति बनाई। यानी वहीं तक आधुनिकीकरण करना जहां तक अंग्रेजों का स्वयं का फायदा हो, जहां तक वो भारतीयों को वो उतना ही आधुनिक बनाएंगे, उतना ही शिक्षित करेंगे जितने से अंग्रेजों को भी फायदा होता रहे। अंग्रेजों ने भारत में हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछवाई। पहली रेल 1853 ईस्वी में बोरीवली से ठाणे के बीच चली। बच्चों, रेल के बनने से, रेलवे लाइन बिछाए जाने से आवागमन में तो फायदा हुआ ही, यानी आने जाने में तो फायदा हुआ ही, साथ ही साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिला। मतलब जो देश में व्यापार हो रहा था, अब वो रेल के माध्यम से बहुत दूर और बहुत जल्दी जाया जा सकता था, तो व्यापार को भी फायदा हुआ। नहर तथा कुओं का निर्माण भी अंग्रेजों के द्वारा भारत में करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना था, यानी कृषि को बढ़ाना था, जिससे कि कृषि से प्राप्त होने वाला जो भू राजस्व होता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए। इसलिए नहर और कुओं का भी निर्माण करवाया। बच्चों, अंग्रेजों ने भारत में कुछ नए नगरों की भी स्थापना कराई थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले थे, इन्हें ठंडी जगहों पर रहने की आदत थी और भारत में भीषण गर्मी होती थी। तो भारत की इस भीषण गर्मी को सहने में वो असमर्थ होते थे, क्योंकि उन्हें गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। इसलिए स्वयं को और अपने परिवार को गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने ठंडे क्षेत्रों में नए नगर बसाए। जैसे बच्चों, ये शिमला है, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये जो ठंडे प्रदेशों में बने हुए जो नगर हैं, ये अंग्रेजों द्वारा ही बसाए गए थे। यूरोप में नए चिंतन का उदय। बच्चों, यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था, और वो चिंतन क्या था? चिंतन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हो रहा था।
इस दृष्टिकोण के अनुसार वही बात सही मानी जाए जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। यानी यूरोप में ये विचारधारा, यह दृष्टिकोण विकसित हो रहा था कि तर्क की कसौटी पर जो बातें कसी जा सकती हैं और जो सिद्ध की जा सकती हैं, उन्हीं बातों को सही माना जाएगा। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यूरोप में शुरू हो रहा था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना और भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा भी की। भारतीय कुरीतियों को दूर करने का प्रयास। बच्चों, उस समय हमारे समाज में अनेक कुरीतियां भी फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह न होना, विधवा विवाह पर रोक होना, जाति प्रथा और छुआछूत, भेदभाव, तमाम तरह की जो कुरीतियां भारतीय समाज में फैली हुई थी। भारतीय चिंतकों द्वारा सुधार के प्रयास किए जा रहे थे, यानी बहुत सारे समाज सुधारक थे भारत में जो इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे जैसे राजा राम मोहन जी और दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खाजी, दादा भाई नौरोजी आदि बहुत सारे ये समाज सुधारक थे जो भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। इस कार्य में उन्हें ब्रिटिश शासकों का भी सहयोग मिला। जैसे बच्चों, राजा राममोहन द्वारा जब सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था तो लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून बना दिया था, सती प्रथा रोकने के लिए कानून बना दिया था। तो इस तरह भारतीय कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय समाज सुधारक प्रयास कर रहे थे और ब्रिटिश प्रशासक उनका सहयोग कर रहे थे। अंग्रेजों की नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए भी लाभप्रद सिद्ध हुआ। यानी अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकीकरण अपने हित के लिए किया था कि उन्हें शिक्षित भारतीय मिलें जो अंग्रेजी जानते हो, जिससे उनके विचारों के आदान प्रदान हो सके और वो अंग्रेजों को फॉलो कर सके, उनका अनुसरण कर सके। लेकिन इस आधुनिकीकरण का भारत को भी बहुत अधिक लाभ मिला। भारतीयों में नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा पैदा हुई। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एकजुट हो गए। नई सोच और विकसित ज्ञान का समाज में प्रसार हुआ। समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास हुआ और रेलगाड़ियों के आवागमन से न केवल आना जाना सरल और सुरक्षित हुआ, बल्कि छुआछूत और जाति प्रथा को दूर करने में भी रेलगाड़ियों ने मदद की। बच्चों, आप यह भी जानिए कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। आज भी भारत में कई जगह कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो अंग्रेजी प्रशासकों के नाम पर हैं, जैसे रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन आदि। तो बच्चों, आज अब पुनः एक बार संक्षेप में जान लेते कि आज हमने क्या क्या जाना। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की जो नीति थी वो जानी, पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, भारतीय वैज्ञानिकों का इसमें योगदान और जन सुविधाओं में वृद्धि, अंग्रेजों की भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति के विषय में हमने जाना, यूरोप में जो नए चिंतन का उदय हो रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो उदय हो रहा था उसके बारे में जाना, और साथ ही ये भी जाना कि किस तरह से भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से और उसमें ब्रिटिश प्रशासकों की सहायता से भारत में जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने के क्या प्रयास किए गए। अब बच्चों, पाठ को दोहराने के लिए आपके समक्ष गतिविधि है। एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम है, दूसरे तरफ उनसे जुड़े क्षेत्रों के नाम है। महेंद्र लाल सरकार ये चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। श्री रामानुजम ये जो है भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बच्चों, पहला रिक्त स्थान है डैश ने भारत में अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई। तो ये बनाई थी लॉर्ड मैकाले ने। कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय उच्च शिक्षा केवल अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग तक सीमित थी। ईसाई प्रचारकों ने भारत में डैश स्कूल खोले। कौन से स्कूल खोले थे बच्चों? इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले। पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच
कौन से सन में चली थी बच्चों? ये चली थी सन 1853 में। शिक्षा के प्रसार हेतु सन डैश में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कौन से सन में बच्चों? 1904 में। अब आपके समक्ष एक अभ्यास कार्य है। आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं और इनके उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। किस वर्ष में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो बच्चों आपको बताना है, अभी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि भारतीय प्रशासन की जो सरकारी भाषा थी वो अंग्रेजी बन गई थी। आपको बताना है कि कौन से सन में बनी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग नगर क्यों बसाए? बच्चों अभी जाना था, अंग्रेज जो है ठंडे प्रदेशों में रहने के आदी थे। भारत की भीषण गर्मी उनसे सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने अपने और अपने परिवारों के रहने के लिए ठंडे स्थानों पर ये नगर बसाए थे। अगला प्रश्न है कि रेलवे लाइन बिछाने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? तो बच्चों रेलवे लाइन बिछाने से आवागमन में सुविधा हुई और साथ ही साथ व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। अंग्रेजों को भारत में व्यापार से जो मुनाफा था वो अधिक मिलने लगा। अब बच्चों आपके सामने एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको भारत के कुछ महान भारतीय वैज्ञानिकों के चित्र एकत्रित करने हैं और उनके योगदान को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी आपको भारतीय वैज्ञानिकों के चित्र एकत्रित करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाना है उन्हें, और उनके सामने उन वैज्ञानिकों द्वारा जो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिए गए हैं उनको लिखना है। तो बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही। आशा है ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में नई विषय वस्तु के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।